तो ये प्रीलिम्स डोजियर रहेगा और इसमें हम लोग 4 क्वेश्चंस डील करेंगे 2025 का, जो इस बार पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होगा जो कि करंट अफेयर पे बेस्ड होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस जनरली नोन एज CL20, HMX एंड LLM105, जो कि न्यूज़ में रहा है। देखो इसको डिटेक्ट करना कितना मुश्किल है, नहीं पकड़ा गया तो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा है तो कुछ नहीं आया। 4 ऑप्शन में पता नहीं कौन सा ऑप्शन होगा। मगर देखो ये न्यूज़ कोई बहुत नया न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ बहुत लंबा समय से बना हुआ है इनफैक्ट, ठीक है, मगर वो आने के बाद ही पता चलता है हमें कई बार। जैसे देखो CLM20 देखोगे तो ये अभी से नहीं, वो 1985 में ही आया था। LLM105 देख रहे हो तो ये भी 90s के टाइम में ही आया था, समझे। ये बेसिकली क्या है कि एक्सप्लोजिव्स इन मिलिट्री वेपन्स, ये सब एक्सप्लोजिव है जो कि मिलिट्री वेपन्स में यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट यदि मैं LLM105 का बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा ही तुम्हारा फ्रिक्शन से लड़ने के लिए, समझे ना, फ्रिक्शन से लड़ने के लिए, फ्रिक्शन को विथस्टैंड करने के लिए यूज़ किया जाता है मिलिट्री वेपन्स सब में, मिलिट्री मिसाइल सब में। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ सब है। और मैं तुम लोग से वो करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि CL20, HMX और LLM105 का थोड़ा ब्रीफ एक एक पॉइंट जाके रिसर्च करके लिख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये देखो, जानते हो कि इसी फरवरी 2025 में ये चीज़ बनाया गया था, यही मैं फरवरी का बात कर रहा हूँ, फरवरी 2025 का ये टॉपिक है। तो ये क्या बोला जा रहा है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द Majorana 1 चिप विल एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब ये कौन लाया था, ये अमेजन वेब तो नहीं लाया है, ये माइक्रोसॉफ्ट लाया था, याद है तुम लोग को, ये माइक्रोसॉफ्ट है। ये क्या है कि ये जो चिप है ना, ये क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ काम करेगा। अब क्वांटम कंप्यूटिंग जानते हो कि उसमें 2 प्रॉपर्टी रहता है ना, प्रॉपर्टी ऑफ सुपर इम्पोजिशन, ठीक है, और क्योंकि जानते हो कि पहले का जो क्लासिकल जो थ्योरी था, क्लासिकल फिजिक्स में क्या बोला जा रहा है कि 2 पार्टिकल अलग बिहेव करेंगे। मैं इसमें क्या है कि, है ना, 2 पार्टिकल इंडिपेंडेंटली वो करते हैं। इसमें क्या है कि एक साथ ही बीट हो सकता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में भी बहुत कुछ हो सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग। वहीं पे 2 हम लोग पढ़े थे, एक पार्टिकल का प्रॉपर्टी, क्योंकि जितना हम क्वांटम लेवल पे जाते हैं उतना ही प्रॉपर्टी डिफ़र करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि हाँ क्वांटम कंप्यूटिंग हो सकता है Majorana 1 चिप से। मगर नंबर 2 गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट करके दिखाया है इस चीज़ को, अनविल करके, तो नंबर 2 गलत हो गया। और नंबर 3 देखोगे तो डीप लर्निंग इज़ अ करेक्ट है। डीप लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। देखो डीप लर्निंग में क्या होता है कि छोटे छोटे ब्लॉक बनाते हैं, उसमें डेटा हम फीड करते हैं, यानी कि छोटे छोटे ब्लॉक का मतलब न्यूरल नेटवर्क। जो ब्रेन का जो नेटवर्क है ना, ब्रेन का जो सोचने का जो ताकत है वो उसको न्यूरल नेटवर्क से आप लिंक कर सकते हो, न्यूरल नेटवर्क। और छोटे छोटे ब्लॉक में ना डेटा फीड किया जाता है और उसके बाद उन लोगों के पास खुद ही एक एनालाइज करने का पावर है कि कौन सा डेटा को किस तरह एसेस किया जाए, एनालाइज किया जाए। डैट इज़ कॉल्ड डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग बिल्कुल मशीन लर्निंग का ही एक हिस्सा है। और अभी तो AI के अंदर ये सब फीचर्स होता है, इसलिए AI में कुछ भी लिखोगे तो तुमको पूरा आंसर वो पूरे एक बार में दे देता है, क्योंकि वो सब है तुम्हारा डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग उसका हिस्सा है। तो 1 and 3 क्या है, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख सकते हो, सी फॉर कैट। आगे देखो यहाँ पे, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कहाँ का न्यूज़ कब पूछा गया। ये मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ ये 2020 के बाद, कोविड ईयर के बाद बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। देखो होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो बी सेल है वो रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। तो कभी भी बाहर से पैथोजन अटैक होता है तो बी सेल ही एंटीबॉडीज़ बनाता है, ये हम जानते हैं। बी सेल का मतलब क्या है कि जो कि WBC का हिस्सा है, लिम्फोसाइट्स का हिस्सा है। लिम्फोसाइट का 2 हिस्सा होता है, बी सेल और टी सेल, वी नो। तो सिंपल कहा जाए कि बी सेल जो कि WBC का हिस्सा है और उसी का काम है एंटीबॉडीज़ बनाना। इसमें होता है क्या कि आपका बॉडी यदि एंटीबॉडीज़ ठीक से नहीं बना रहा है, एंटीबॉडीज़ में मतलब क्या, प्रोटीन, जितना ही बॉडी में जो भी बनता है वो सब प्रोटीन ही है, समझ गए ना। तो हम क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक जो बाहर से जो आ रहा है पैथोजन, तो उसको ठीक से काम कर सके, उसके अगेंस्ट काम कर सके, उसके लिए हम लेबोरेटरी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अच्छा, यदि कोई दवाई जाओगे दवाई खाने के लिए, वहाँ पे MVA लिखा हुआ है तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ही है। MVA लिखा रहता है, जिस दवाई में पीछे MVA लिखा रहेगा, MVA, स्मॉल MVA, ठीक है, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, वो खा के आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा इम्यूनिटी, ठीक है।
और बाहर से यदि कोई पर्टिकुलर टाइप का पैथोजन आता है तो उसको अटैक कर सकता है। मोनोक्लोनल इसलिए क्योंकि वो स्पेसिफिक पैथोजन के लिए है। समझ गए? तो देखो क्या लिखा जा रहा है कि ये मैन मेड प्रोटीन है। बिल्कुल, ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है ना, ड्रग्स इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा देखो, दिस स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू, हाँ हमारे इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, बूस्ट करता है, ताकि बाहर से पैथोजन, पर्टिकुलर टाइप का पैथोजन आए तो उसको ये क्या कर सकता है, उससे बाइंड होकर वहाँ ख़त्म कर सकता है। करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये बात भी सत्य है कि इसको वायरल इन्फेक्शन जैसे निपा टाइप का जो वायरस है उससे भी लड़ने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का जो इस्तेमाल है बहुत रेंज ऑफ बीमारी से लड़ने के लिए हो सकता है, रेंज ऑफ इन्फेक्शन के लिए हो सकता है, और निपा वायरस से भी लड़ने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। समझे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। और ये रहा है, लंबा समय तक न्यूज़ में रहा है। चलो ये क्वेश्चन देखो 49 देखो। खैर यूपीएससी का क्वेश्चन बनाने का तरीका से ही पता चल जाएगा कि ये आंसर क्या होगा। मैं एनीवे तुम लोग के पास इन्फॉर्मेशन भी रहना चाहिए, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स। गलत बात है। कई टाइप के जो बैक्टीरिया फेजेस जो होते हैं, ठीक है, तो इस तरह के वायरस, बैक्टीरिया फेजेस मतलब क्या है, वायरस सही है, इस तरह के वायरस बहुत ज़्यादा ही तुमको ओशन में मिलेंगे। और ओशन में क्या करता है कि न्यूट्रन रिसाइकलिंग में, ठीक है, न्यूट्रन रिसाइकलिंग में बहुत हेल्प करता है ओशन में, क्योंकि जानते हो ओशन में भी जीव जंतु है, वहाँ पे भी साइकिल चलता है, तो उस साइकिल में न्यूट्रन रिसाइकलिंग करने में ये सब वायरस बहुत काम करता है। इसलिए स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा कि वायरस बिल्कुल सर्वाइव करता है ओशन वाटर में, सब बैक्टीरिया फेजेस सब है, और इसका काम क्या है, न्यूट्रन रिसाइकलिंग करना ओशन के साइकिल में, ओशन के फूड चेन में। समझ गए? दूसरा देखो, अरे वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, क्यों नहीं, बैक्टीरिया फेजेस, फिर से बैक्टीरिया फेजेस मतलब ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इम्पैक्ट करेगा। ये करेक्ट, ये गलत स्टेटमेंट हो गया, तो पहला भी गलत, सेकंड भी गलत। थर्ड देखो ये तो बात सबको पता है कि वायरस का अपना वजूद नहीं है। वायरस जिस सेल में भी जाएगा, जिस जगह पे भी जाएगा, तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से चेंज कर देगा। समझ गए ना? तो ये गलत स्टेटमेंट होगा। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसमिशन एक्टिविटी इन होस्ट सेल। बिल्कुल चेंज कर देता है, स्पेशली आरएनए टाइप का जो वायरस होता है वो पूरा चेंज कर देगा स्ट्रक्चर। तो ये भी गलत हो गया। खैर तुमको जानकारी नहीं है तो फिर भी तुम ये बना सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं और इसको समझते हैं। देखो अभी न्यूज़ में है नडल्स, तो नडल्स का मतलब क्या होता है, तो पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये प्लास्टिक पैलेट्स, प्लास्टिक से बना हुआ चीज़ है ये, हाँ, जो कि एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है बहुत सारे चीज़ के लिए, वाटर बॉटल्स को बनाने के लिए, टॉयज़ को बनाने के लिए, टेलीविज़न सेट्स को बनाने के लिए। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। नडल्स का मतलब ही होता है कि ये प्लास्टिक पैलेट्स है, और जो कि अलग अलग क्षेत्र में यूज़ हो रहा है। दूसरा क्या है कि पूछा जा रहा है कि क्या नॉर्मली लेस देन 100 माइक्रोमीटर इन साइज होता है, तो ये गलत है। ये 5 मिलीमीटर साइज़ का होता है, छोटा होता है, ठीक है। जैसे माइक्रो बीड्स भी पढ़े हो, माइक्रो प्लास्टिक भी पढ़े हो, तो वो चलो दूसरा रेंज है। माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रो बीड जानते हो कि जो नॉर्मल सीवेज ट्रीटमेंट में वो आता ही नहीं है, वो एस्केप कर जाता है। तो उसी तरह देखो कि इसका भी साइज़ बहुत छोटा होता है, 5 मिलीमीटर साइज होता है इसका, तो नंबर 2 गलत हो जाएगा। और बिल्कुल ये बात सही है कि मरीन वाइल्ड लाइफ के लिए एकदम कैटास्ट्रॉफिक थ्रेट है ये, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट है, डी फॉर डॉग हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो अभी रिसेंट टाइम में तुम लोग एडिटोरियल्स पढ़े थे, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हमारे फार्मर्स ने, कोई शिवराज चौहान ने क्लेम किया था ना कि जो हमारा राइस है वो जेनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। हालांकि क्रिटिक्स लोग भी आए थे ये बोलने के लिए कि भाई इसको बायोसेफ्टी बिना स्क्रूटनी किए हुए आपने पास कर दिया, आगे क्या इसका इम्पैक्ट होगा उसको बिना जाने हुए आपने किया, ये गलत है बोल के भी न्यूज़ में आया है ये चीज़। हम जानते हैं कि जेनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक। सही बात है कि नहीं? जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या करते हैं, हम बाहर से कुछ जीन को, फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं। जेनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि वो जो जेनोम, उसी का जेनोम सीक्वेंस करके हम लोग, है ना, मैनिपुलेट करते हैं, तो उसमें कोई फॉरेन जीन का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो कि जेनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी में, सही बात है, कोई भी फॉरेन डीएनए का ज़रूरत नहीं है किसी भी क्रॉप में, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये अभी जो राइस के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में आया है। दूसरा देखो एसडीएन टाइप 1 और एसडीएन टाइप 2, याद करो ये टाइप्स है। जेनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का टाइप से कैसे
जेनोम सीक्वेंसिंग किया जाए, समझे। तो SDN1 और SDN2 दोनों ही इनफैक्ट जेनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, जबकि SDN3 एक्चुअली जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक का हिस्सा है। तो इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, SDN1 और SDN1 क्या है, जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, और SDN2 और 3 बोला जा रहा है, जबकि गलत ही है। SDN1 और SDN2 जेनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, और SDN3 अकेला वो क्या है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का हिस्सा है। समझ गए ना, डैट इज़ द डिफरेंस, इसलिए 2 गलत हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि कुछ साल पहले तक SDN1 और SDN2 बायोसेफ्टी रेगुलेशन में आता था, वहाँ पे भी स्क्रूटिनी होते थे, अब स्क्रूटिनी नहीं होता। अब SDN3 के टेक्निक से यदि कोई बना है, कहने का मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बना है, तो उसके लिए अप्राइजल कमेटी के पास जाएगा, GEAC के पास जाएगा, और वहाँ पे वो देखता है, उस हिसाब से वो ओके करता है। तो ये स्टेटमेंट देखो अपने आप में सही बात है कि जेनोम एडिटिंग क्रॉप जो है वो बायोसेफ्टी के रूल्स से क्या है, एग्जम्प्टेड है। और ये बायोसेफ्टी रूल्स किस लॉ के अंदर आता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहीं पे तो क्रिटिक्स लोग बोल रहे थे कि क्यों उसको रेगुलेशन से आप हटाए, बायोसेफ्टी के पर्पज़ से SDN1 और SDN2 को भी देखना चाहिए था। उसका अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस क्या होगा, किसको क्या पता, कुछ भी हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया है, देख सकते हो, सिफर कैट 1 एंट्री ओनली। आगे देखते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि जानते हो अभी रिसेंट टाइम में स्टॉकहोम फिर से हुआ है, डिक्लेरेशन समथिंग हुआ है, जो कि आने वाले समय में तुम लोग को बताया जाएगा एडिटोरियल्स में। तो उससे संबंधित है, देखो ये वाला MCQ और सेकेंड वाला MCQ, ठीक है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हो। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, देखो मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल देखो UPSC में पूछा गया है, DDT, डाइऑक्सिन्स, ये सब एग्जांपल है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का। DDT, डाइऑक्सिन्स, डाइऑक्सिन कब रिलीज होता है, जब इंसिनेटर में आप बहुत सारा चीज़ डाल के आप उसको चेंज करते हो, तो उस समय जो गैस निकलता है वही गैस क्या है, डाइऑक्सिन्स। अब ये होता है क्या कि हमारे बॉडी में ना अकुमुलेट कर जाता है, वही बाय अकुमुलेशन, और हमारे जो फैटी टिश्यूज़ में वो रह जाता है, वो निकलता ही नहीं। नॉर्मली क्या है कि कोई भी चीज़ हम गलत चीज़ भी लेते हैं तो फिसिस से, अपने डट प्रोडक्ट से वो निकल जाता है। मैं ये जो ऑर्गेनिक जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है हमारे बॉडी में यदि आए, तो ये बाय अकुमुलेशन होना शुरू हो जाता है, ये निकलता ही नहीं है बॉडी से, बॉडी को छोड़ेगा ही नहीं, हमारे फैटी टिश्यू में जाके ये अकुमुलेट कर जाता है। ये बहुत डेंजरस चीज़ है। तो इसलिए देखो नंबर 1 देखो क्या है, ये टॉक्सिक है ह्यूमन बींग्स के लिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये प्राइमरीली कहाँ पे, फैटी टिश्यूज़ में ये अकुमुलेट हो जाता है, ये भी करेक्ट है ये, ठीक है। और देखो दूसरी बात है कि ये ग्लोबली ट्रैवल कर सकता है, वही वाटर और एयर के रूप में ये एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है, तो बहुत खतरनाक चीज़ है। और बिल्कुल जब हम बात कर रहे हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का, तो लंबा समय तक तो इन्वायरमेंट में रहेगा ही, और लंबा टाइम तक ही हजार्डियस रहेगा। तो एब्सोल्युटली चारों स्टेटमेंट सही है, डी फॉर डॉग हो जाएगा। आगे देखो बिल्कुल उसी से रिलेटेड देखो, स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है POP के ऊपर, ये कब आया था, तो ये 2014 में नहीं 2004 में आया था। तो इसको करेक्ट कर लो, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 2004 होगा, समझे। अच्छा, ये सोचने वाली बात है कि ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इसमें 2 जो रूल्स हैं ना, वो रूल बहुत ढीला रूल्स है, बहुत ही रिलैक्स रूल है। यही कारण है कि इस पर कोई काम ही नहीं हुआ अभी तक। यदि ये 2 रूल नहीं रहता तो हो सकता है कि बेटर काम हो सकता था। वो 2 रूल क्या है, दोनों दिया गया है, देखो नंबर 2 में, जब जैसे इसका एनेक्सर 3 तक होता है, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, कोई भी केमिकल आपने किसी एनेक्सर में आ गया तो एग्जम्पशन परमिटेड है एक्चुअली, ठीक है ना। तो बहुत सारा चीज़ आप क्या करते हो उसके बाद भी एग्जम्पशन, जैसे अब एनेक्सर 1 में आप डाल दिए कोई चीज़, तो कायदे से बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए ना, और उसके बावजूद भी एग्जम्पशन है। यही जो कंडीशन है, यही जो प्रोविज़न हो, कहीं ना कहीं इस कन्वेंशन को बहुत ज़्यादा ही डाइल्यूट कर दिया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, एग्जम्पशन है। दूसरा क्या कि ऑल द जितने भी कंट्रीज़ के मेंबर हैं COP, ठीक है, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कभी भी निकल सकता है। तो देखो अब जब आप इतना फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हो किसी भी कंट्री को, COP को, जो इसका मेंबर होगा, कि आप कभी भी निकल सकते हो, तो जाहिर सी बात है वो कितना ऑर्गेनाइजेशन आपका मजबूत होगा। तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन है निकलने का, तो सभी गलत है, डी फॉर डॉग हो जाएगा। कोई बात नहीं है, ये कन्वेंशन अभी हो चुका है, इस बार फ्रेमवर्क होना था, ये हो गया है। अब ये एडिटोरियल्स में किसी दिन आएगा तो उसमें और डिटेल्स में बता देंगे ये चीज़। आगे देखो, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
अभी तक जो तुम लोग इंश्योरेंस का जो सुन रहे हो कॉन्सेप्ट वो बहुत डिफरेंट है। जैसे कोई आदमी ने अपना बॉडी का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, तो उसका यदि डेथ हो जाए तो नॉमिनी को मिलता है। जनरल इंश्योरेंस में आपका घर उड़ का भी होता है, एसेट्स का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है, बट इट इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस का मतलब है कि मान लो कि एक जगह है, एक छोटा सा जगह है, वहाँ पे क्या हो गया, अचानक 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो गया। कोई एक्सपेक्ट तो नहीं किया था 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो जाएगा। अच्छा, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वहाँ पे ड्रॉट कंडीशन आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन उस ब्लॉक में, उस जगह में सभी लोग को इंश्योरेंस मिल जाएगा। डैट इज़ कॉल्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। बात समझे ना कि उस जगह में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको इंश्योरेंस का सेवा मिलेगा। बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, ये बताओ। तो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस मतलब ये भी वन टाइप ऑफ इंश्योरेंस ही है जो पे आउट ए प्री अग्रीड अमाउंट फॉर लॉसेस टू एसेट्स व्हेन अ प्री डिफाइंड एडवर्स इवेंट अकर्स। जब इस तरह का इवेंट आएगा तो उस जगह में जितने भी लोग हैं सबको इंश्योरेंस का वो कवरेज मिल जाएगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया में बिल्कुल अलाउ है, IRDAI जानते हो जो इंश्योरेंस हमारा रेगुलेटर है वो अलाउ करता है इस चीज़ को, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। नंबर 3 देखो, इंडिया में री इंश्योरर कंपनी भी है। री इंश्योरर का मतलब क्या कि जो इंश्योरेंस को भी इंश्योरेंस दे, इंश्योरेंस कंपनी को भी जो इंश्योरेंस दे उसको बोलते हैं री इंश्योरर, ताकि उसका रिस्क कम हो सके। जैसे जानते हो इंडिया में LIC है हमारा सरकार का ही, और भी बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी है। जब इसका रिस्क को ना थोड़ा कम करने के लिए फिर दूसरा इंश्योरेंस कंपनी हो जो इसका रिस्क को ले, डेट इज कॉल्ड री इंश्योरर। अब भारत में ये वाला प्रोविज़न है। तो 2 और 3 गलत हो गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट 1 ओनली। आगे देखो, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ में इसलिए बार बार आ रहा है राइस, क्योंकि इस बार अनुमान लगाया जा रहा है 2025 और 26 का जो फाइनेंशियल है इसमें हम लोग चाइना को सरपास कर देंगे राइस प्रोडक्शन में। तो 140 और 150 मिलियन टन के आसपास होने वाला है हमारा। और ये भी जानते हो कि अधिकतर जो राइस, इंडियन राइस कल्टीवेशन वो डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक से नहीं होता है। क्या है तुम्हारा, यहाँ पे हम लोग वही नर्सरी वो ट्रांसप्लांटेशन से होता है, जिसको हम लोग वाटर लॉगिंग सिचुएशन कहते हैं, जिससे बहुत सारा मैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, बहुत मीथेन प्रोड्यूस होता है। इसलिए नंबर 1 स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक तो वही 10-12% ही है, और 90% लगभग क्या है तुम्हारा वही ट्रांसप्लांटेशन मेथड है। तो नंबर 1 गलत हो गया। नंबर 2 देखो, ड्यूरिंग द प्रीवियस डिकेड द एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन रिड्यूस मार्जिनली, गलत बात है। प्रीवियस डिकेड देखोगे तो एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन बढ़ा है। पहले 43 मिलियन हेक्टेयर्स था, वो बढ़ के 47 मिलियन हेक्टेयर्स हुआ है, बढ़ा है। ये डेटा लिख सकते हो, ये हम याद करके आए हैं और रिसेंट टाइम में पढ़ाए भी थे तुम लोग को। 43 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ के 47 मिलियन हेक्टेयर्स हुआ है, बढ़ा है। अच्छा, राइस कल्टीवेशन जानते हो कि ह्यूज रीजन है मीथेन का, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, वी नो डैट, क्योंकि टेक्निक भी हमारा वाटर लॉगिंग वाला है, तो मीथेन तो खूब निकलेगा यहाँ से। अच्छा, अभी तक तुम लोग यही सोचते रह गए कि राइस जो ग्रोन होता है वो खरीफ में होता है, रबी में होता है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राइस जेड सीजन में भी होता है, समर सीजन में भी होता है, ये तीनों सीजन में उगता है। हाँ, ये अलग बात है कि समर सीजन में बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और इंडिया अलाउ करता है ना इथेनॉल प्रोडक्शन, बिल्कुल अलाउ कर, इसलिए तो बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है, तो ये भी सही है। तो मात्र एक स्टेटमेंट गलत हुआ है, बाकी चारों सही है, इसलिए सी फॉर कैट 4 ओनली। 2 कौन सा गलत हुआ, हाँ सॉरी, ठीक से फिर से मैं करेक्ट करता हूँ। 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 3 स्टेटमेंट सही हुआ, बी फॉर बॉल हो जाएगा, 3 ओनली। आगे देखो, हाँ वेरी विमल जलान कमेटी, तो जानते हो कि 2019 में, इफ़ आई एम करेक्ट, 2018-19 में ही था, 2019 में विमल जलान कमेटी बना था, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क फॉर RBI को देखने के लिए बना। और उस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया था कि उसको लिखते रहना कि आपका जो अकाउंट है, जो जिसको बोलते हैं ना कंटीजेंसी फंड कितना होना चाहिए, 5.5 से लेके 6.5 के बीच में रहना चाहिए। गुड डेज में 6.5 और बैड डेज में 5.5। जितना भी RBI का बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट समझते हो, एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी मतलब प्रॉफिट ही नहीं हुआ जी वो, तो उसका 5.5 से लेके 6.5 तक क्या होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए एज अ कंटीजेंसी फंड के रूप में। दूसरा भी एक फंड था, दूसरा फंड का नाम क्या था बच्चे लोग, करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसमें क्या है कि कभी भी करेंसी अप्रिशिएट करता है या गोल्ड का वैल्यू दाम बढ़ेगा, तो उस समय जो भी फ़ायदा होता है
जो भी प्रॉफिट आता है वो इस अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए। बट जो सेकेंड वाला जो अकाउंट बना है, सेकेंड वाला अकाउंट मतलब करेंसी और गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, इसमें जो भी मुनाफा हुआ ये सरकार को किसी भी रूप में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कमाई नहीं है, ये मार्केट के सिचुएशन के वजह से मुनाफा है। याद आया सभी चीज़? तो उस समय बोला गया था कि 5.5 से लेके 6.5 तक आपका होना चाहिए, कंटीजेंसी फंड होना चाहिए, ठीक है। और अभी और इसमें यह भी बोला गया था कि 5 साल बाद रिव्यू होना चाहिए। तो इस बार रिव्यू हुआ वो चीज़, इस बार रिव्यू हुआ। जो आरबीआई के डायरेक्टर लोग सब है उन्होंने रिव्यू किया ना जी, और रिव्यू करके ये बोला कि अब हम रेंज को और बड़ा खोल रहे हैं। अब 4.5 से लेकर 7.5 तक रेंज कर दिया गया कि कंटीजेंसी फंड कितना होना चाहिए, 4.5 से लेकर 7.5। और इस बार गुड टाइम से हमारा, इसलिए इस बार 7.5% मेंटेन किया गया कंटीजेंसी फंड। और उसके बावजूद भी 2.69 लाख करोड़ सरप्लस हुआ है, और ये भारत सरकार को ट्रांसफ़र किया गया। और ये क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। समझ गए नहीं? ये तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि एवरी 5 ईयर रिव्यू होगा, वो बात वहाँ पे था। और तीसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि करेंसी और गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट से 1 रुपया भी ट्रांसफ़र नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझ गए ना? तो ऑल आर करेक्ट, डिफर डॉग हो जाएगा। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी तुम लोग को बोला कि अब एफडीआई का जो हरकत है वो पूरा एफपीआई की तरह हो रहा है। बताओ, इस बार का आंकड़ा है 2023 और 24 का, हाँ 2024 और 25 का कह सकते हो कि बताओ हमारा जो नेट एफडीआई है लगभग तुम्हारा $0 बिलियन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आउटवर्ड एफडीआई भी बहुत गया है, $30 बिलियन के आसपास गया है। तो कई जो इकोनॉमिक्स वो बताते हैं कि यहाँ एफडीआई का हाल भी एफपीआई वाला हो गया है। पैसा आ रहा है, अब फिर देखो आ रहा, एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? सिंगापुर और मॉरिशस से आता है। और हमारा जो आउटवर्ड एफडीआई है सब्सटेंशियल पोर्शन फिर सिंगापुर और मॉरिशस में ही जा रहा है। तो कहीं ये राउंड ट्रिपिंग तो नहीं है? क्या वही पैसा जा रहा है वही पैसा आ रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है? तो एक तरह से ना ये हॉट मनी की तरह बिहेव कर रहा है हमारा एफडीआई भी, समझे? तो एफडीआई एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द कंट्री टू बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबल कैपिटल टैक्स आर्बिट्रेज। सही बात है ना? क्योंकि जानते हो कि उस कंट्री में टैक्स कम लगता है, तो कई बार टैक्स कम लगता है इसलिए भी वहाँ पे जाएगा वो। तो उसी को बोलते हैं कि एफडीआई आ रहा है जा रहा है। कारण क्या है? ग्लोबल कैपिटल टैक्स आर्बिट्रेज की वजह से। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। एफपीआई आता है और जाता है वो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज के लिए, क्योंकि जानते हो कि फॉरेन कंट्री में इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, इसलिए फॉरेन कंट्री में जो भी पैसा रखा है एफपीआई के रूप में लगाना चाहता है वो हमेशा डेवलपिंग कंट्री को ही खोजता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में इंटरेस्ट आर्बिट्रेज ज़्यादा रहता है। तो पहला एफडीआई जो आ रहा है वो कैपिटल टैक्स आर्बिट्रेज की वजह से आ रहा है, और एफपीआई यदि आ रहा है तो वो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज के लिए आ रहा है, उसके वजह से आ रहा है। और दोनों ही रीजन है, दोनों ही मेन एलिमेंट है हॉट मनी का, तो दोनों ही हॉट मनी के जैसा ही बर्ताव कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी फॉर कैट हो जाएगा, बोथ 1 and 2। समझ गए ना? कंप्लीटेड।